हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने सारणिक का प्रसार करना सीख लिया है और सारणिक के विभिन्न गुणधर्मों का भी अध्ययन हमने किया है। सारणिक के विभिन्न प्रश्नों को हल करना भी हमने सीखा। अब सारणिक का एक अंतिम गुणधर्म अभी शेष बचा है, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। सारणिक के इस अंतिम गुणधर्म की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग सारणिक के एक अलग रूप की चर्चा करना पसंद करेंगे। यह आपकी स्क्रीन के सामने स्क्रीन पर लिखा दिखाई दे रहा है, सारणिक एक फलन के रूप में। कभी कभी हमारे सामने इस प्रकार के सारणिक आते हैं जिनके पद किसी चर राशि के पदों में व्यक्त किए गए होते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं, हमारे सामने सारणिक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक सारणिक, जिसमें पहला पद इसका है ये x+1। इसमें एक चर राशि x आ गई, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो स्पष्ट है कि अगर हम इस सारणिक का प्रसार करें तो इस सारणिक के प्रसार करने के पश्चात जो हमें सारणिक का मान होगा वो चर x के पदों में एक बहुपदीय व्यंजक के रूप में मिलेगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सारणिक का जो मान है वो चर x के मान पर निर्भर करेगा। x का मान अगर हम बदल दें, सपोज करो 1 रखें तो इस सारणिक का मान कुछ और होगा। x का मान कुछ और रख दें, सपोज 5 रख दें तो इस सारणिक का मान कुछ और होगा। इस प्रकार से इसका मतलब इस सारणिक का मान चर x के मान पर निर्भर करता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये सारणिक चर x का एक फलन है और इसलिए इस सारणिक को हम लोग बराबर का निशान लगा करके fx या gx या hx करके व्यक्त कर सकते हैं। अब हम लोग इस सारणिक के ऊपर एक प्रमेय हम लोगों ने पढ़ी है पीछे 10th क्लास में, जिसे हम लोग कहते हैं गुणनखंड प्रमेय। उस प्रमेय का परिणाम, उस प्रमेय का कथन इस पर लागू कर सकते हैं। वो कथन क्या है, इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों के सामने इस गुणधर्म को लाना चाहता हूँ। ये सारणी का गुणधर्म नंबर 8 आपके सामने मौजूद है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये बताता है हमें कि यदि किसी सारणिक में चर x निहित है, इसका तात्पर्य क्या है कि सारणिक के पद चर x के पदों में व्यक्त किए गए हैं तथा सारणिक के अवयव चर x में बहुपद हैं और सारणिक में x बराबर a रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाता है, तो x माइनस a उस सारणिक का एक गुणनखंड होता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। इस गुणधर्म को हम एक और रूप में भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अभी पिछले पृष्ठ पर लिखे गए सारणिक पर एक बार पुनः विचार कीजिए। ये सारणिक चर x के पदों में व्यक्त किया गया। दूसरे शब्दों में सारणिक के पदों में चर x निहित है, मौजूद है, और हमने कहा कि इस तरह के सारणिक को हम लोग चर x के फलन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, fx लिख सकते हैं। अगर मैं इसी सारणिक को 0 के बराबर रख दूं तो अब ये सारणिक एक समीकरण का रूप ले लेता है और इस समीकरण को हल करके हम लोग चर x का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि किसी सारणिक के अंदर चर x या चर y, कोई और दूसरा चर भी हो सकता है, निहित है और उस सारणिक को 0 के बराबर रखा गया है, तो ऐसा सारणिक एक सारणिक समीकरण का रूप ले लेता है जिसको हल करके चर x के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। चर x या y जो भी चर उसमें मौजूद होगा उसके मान ज्ञात किए जा सकते हैं। सारणिक समीकरण के संदर्भ में गुणधर्म नंबर 8 को हम एक अन्य रूप में भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। गुणधर्म नंबर 8 अन्य रूप ये कहता है कि यदि किसी सारणिक में चर x निहित है तथा सारणिक को 0 के बराबर रख करके एक समीकरण का रूप दिया गया है, जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं, तथा अब इस सारणिक में x बराबर a रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाता है, तो x बराबर a इस सारणिक समीकरण का एक मूल होगा। आइए अब हम इस गुणधर्म पर के आधार पर एक क्वेश्चन हल करते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। सिद्ध कीजिए कि x बराबर 1 निम्नलिखित समीकरण का एक मूल है। जैसा कि मैंने बताया अभी गुणधर्म नंबर 8 का जो दूसरा रूप था उसमें बताया हमने कि यदि किसी सारणिक में
चर x निहित है और उसे 0 के बराबर रखा गया सारणिक को, तो x की जगह पर अगर a रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाता है तो x बराबर है उसका एक मूल होता है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि दिखाइए कि x बराबर 1 इस सारणिक समीकरण का एक मूल है। तो इसका मतलब ये होगा सिंपली हमें यहाँ पर x की जगह 1 रखना पड़ेगा और हम देखेंगे कि ये सारणिक का मान वास्तव में 0 हो जाता है। तो हम लिखते हैं दिए गए सारणिक समीकरण में, दिए गए समीकरण में x बराबर 1 रखने पर वन प्लस 1 3 5 2 1 प्लस 2 5 2 3 1 प्लस 5 बराबर 2 3 5 2 3 5 2 3 5, जो कि वास्तव में 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि R1 बराबर R2। हमने देखा यहाँ पर x की जगह 1 रखने पर इस सारणिक के दो रोज एक जैसी हो गई हैं। वैसे R2 बराबर R3 भी हो रहा है या R3 बराबर R1 भी हो रहा है, लेकिन हमें केवल दो ही रो की जरूरत है कि अगर वो एक सी हो जाएं या दो स्तंभ एक जैसे हो जाएं तो सारणिक का मान स्पष्टतः 0 हो जाएगा। तो क्या कैसे हुआ है 0? x बराबर 1 रखने पर। इसलिए अभी जो हमने गुणधर्म नंबर 8 लिखा उसके अकॉर्डिंग कि हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 1 इस समीकरण का एक मूल है। अतः x बराबर 1 दिए गए समीकरण का एक मूल है। यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। आइए इसी तरह के एक और उदाहरण पर हम लोग विचार करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक सारणिक है और उसमें वो कह रहा है कि x बराबर 1 इस समीकरण का एक मूल है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमें x की जगह 1 रखना है। दिए गए समीकरण में x बराबर 1 रखने पर वन माइनस वन 2 इंटू 1 माइनस 2 2 3 इंटू 1 माइनस 3 बराबर होगा 1 2 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड 1 2 3 अगेन, जो कि सच में 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि C1 और C3 आपस में बराबर आ गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 वास्तव में इस समीकरण को संतुष्ट करता आता है, ये समीकरण का मूल है। अतः स्पष्ट है कि x बराबर 1 दिए गए समीकरण का मूल है। प्रूव्ड। आइए अब हम लोग इसी तरह के एक नए उदाहरण पर विचार करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दिखाइए कि समीकरण यह है, सारणिक है बराबर 0 का एक मूल 2 है और इसे पूर्णतः हल भी कीजिए। अगर हमें केवल सवाल इतना मिला होता कि दिखाइए कि इसका एक मूल 2 है
तो हम लोग सिंपली ये काम करते कि इसमें x की जगह 2 रख देते और हम दिखा देते कि दोनों मतलब ये सारणिक का मान वास्तव में 0 हो रहा है और सिद्ध हो जाता कि इसका एक मूल x बराबर 2 है। लेकिन इस सवाल में हमसे ये भी चाहता है कि इसे पूर्णतः हल भी कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण के मूल x बराबर 2 के अलावा भी कुछ और मूल हो सकते हैं, उन्हें हमें निकालना है। अब हम लोग गुणधर्म नंबर 8 जो हमने पढ़ा उसके 2 रूप पढ़े, एक बाद वाला एक पहले वाला। पहले वाला रूप क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर x बराबर 2 रखने पर सारणिक का मान 0 हो रहा है तो x माइनस 2 सारणिक का एक गुणनखंड होगा। तो हमें यहाँ स्पष्ट हो गया, क्योंकि चूंकि वो खुद कह रहा है कि ये एक मूल 2 है, तो इसका मतलब निश्चित है कि x बराबर 2 रखने पर इसका मान 0 हो जाएगा और उसका मीनिंग ये होगा कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर कहीं कि x माइनस 2 एक फैक्टर बना करके दिखा दें और उसे कॉमन निकाल सकें। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। दिया गया समीकरण x माइनस 6 माइनस 1 2 माइनस 3x x माइनस 3 माइनस 3 2x x प्लस 2। हम लोग जानते हैं सारणिक के अंदर विभिन्न प्रकार के जो है ऑपरेशंस लगाए जा सकते हैं, जैसे कि RI चेंजेस टू RI प्लस लैम्डा RJ, ये हमने पढ़ा है। और इसी तरीके से CI चेंजेस टू CI प्लस लैम्डा CJ, इस तरह के ऑप्शन लगाए जा सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। अब हम यहाँ देखते हैं क्या इस तरह के किसी ऑपरेशन की मदद से हमें ये x माइनस 2 कॉमन फैक्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं पर? जरा देखिए, अभी ये हमारा है x और ये है 2। अगर मैं से x में से 2 को घटा दूं तो सिंपली x माइनस 2 एक फैक्टर बन जाएगा यहाँ पर। तो इसके लिए मुझे इस ये रो है R1 और ये हो R2, R1 में से R2 को घटाना पड़ेगा। जरा देखें क्या ये जब यहाँ पर कॉमन ये x माइनस 2 बनेगा तो क्या यहाँ भी कुछ ऐसा बन रहा है? तो माइनस का 6 है और ये, और इसमें से मैं इसको घटा देता हूँ, माइनस माइनस के 3x, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 3x और इसमें 3 कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, बन जाएगा x माइनस 2। ठीक बात है, ये भी हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। ये चीज माइनस 1 में से हम लोग माइनस x माइनस 3 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बराबर माइनस का 1 माइनस का x और प्लस का 3, और बचेगा क्या, माइनस का x प्लस का 2। इसमें से हम लोग माइनस कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा हमें x माइनस 2। इस तरीके से जब हम लोग ये ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट रो में हर जगह पर x माइनस 2 एक कॉमन फैक्टर बन जाएगा। चलिए अब हम लोग इन ऑपरेशंस को लगाते हैं। R1 चेंजेस R1 माइनस R2 से क्या होगा, हमने अभी देख लिया क्या क्या बन रहा है। एक बना x माइनस 2, यहां पर जब हमने घटाया तो हमने देखा ये बना था अभी 3 ब्रैकेट x माइनस 2, और यहां जो बना था वो ये बना था माइनस ब्रैकेट x माइनस 2। और नीचे सेकंड और थर्ड रो में हमने कोई चेंज नहीं किया, माइनस का 2 माइनस का 3x, सॉरी 2 माइनस 3x x माइनस 3 एंड देन माइनस का 3 और 2x
and x plus 2 and this is equal to 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फर्स्ट रो में हर जगह पर x माइनस 2 बन रहा है, इसको हम लोग इजीली कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं नए स्टेप पे, इम्प्लाई दैट x माइनस 2 कॉमन, सॉरी 1 3 माइनस 1 और 2 माइनस का 3x x माइनस 3 माइनस 3 2x x प्लस 2 बराबर 0। अब हम लोगों के लिए बड़ा आसान हो गया आगे का काम, क्योंकि यहाँ पर हमें फर्स्ट रो के अंदर पूरी तरह से संख्याएं दिखाई दे रही हैं। इनमें से किन्हीं दो जगह पर हम लोग आसानी से 0 बना सकते हैं। जैसे हमने एक काम किया, C3 चेंजेस टू C3 प्लस C1 कर दिया। जब 1 उधर जाकर के जब जुड़ेगा, ये वाला 1 जब यहाँ जाकर के जुड़ेगा तो ये इसे 0 बना देगा, और इसका 3 गुना करके हम लोग यहाँ जोड़ देते हैं तो ये यहाँ 0 बन जाएगा। तो हमने काम जो किया वो किया है, C3 चेंजेज C3 प्लस C1 और C2 चेंजेज C2 प्लस 3C3, या इसको थोड़ा आसान भी बना सकते हैं हम लोग। इसके बजाय हम लोग C1 में 3 की गुणा करें और इसमें से घटा दें, यानी कि मैं कहता हूँ ये वाला काम ना करने के बजाय हम लोग ये वाला काम करें कि इसको 3 से गुणा करें और इसमें से घटा दें। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान होगा। तो मैंने इसको क्या, -3C1 इम्प्लाइज दैट क्या मिलेगा हमें, सॉरी x माइनस 2, फर्स्ट कॉलम में हमने कोई चेंज नहीं किया, 1 2 माइनस 3 ऐसे ही रहना है। सेकंड कॉलम में हमने चेंज किया है कि ये वाला चेंज कि इसको 3 से गुणा किया, 3 एकम 3 और 3 में से 3 को घटा दिया तो 0, 2 को 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6 और -3x में से 6 को घटा दिया माइनस के 6, और इसमें से आप देख सकते हैं माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 बचेगा। तो -3x प्लस 2, और ये जब हमने इसको 3 से गुणा किया और इसमें से घटा दिया तो ये होगा 2x माइनस 3 इंटू माइनस 3, यानी कि 2x प्लस 9। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं C3 में। C3 में हमने डायरेक्ट इसे जोड़ा है, तो 1 को -1 में जोड़ा तो 0, और 2 को x माइनस 3 में जोड़ा, x माइनस 3 प्लस 2 तो मिलेगा आपको x माइनस 1, और इसके बाद इस -3 को इसमें जोड़ा तो यहाँ भी x माइनस 1 आपको मिलेगा, और ये सारणिक बराबर है 0। अब हमें एक चीज और दिखाई दे गई कि हमें C3 के अंदर x माइनस 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। x माइनस 2 और x माइनस 1 C3 में से कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा C1 में 1 2 माइनस 3, और यहाँ बचा 0 -3 ब्रैकेट x प्लस 2 और 2x प्लस 9, और जब यहाँ पर ये तो 0 है और यहाँ पर x माइनस 1 कॉमन गया तो 1 बचा, यहाँ भी 1 बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि R1 के सापेक्ष इसका हम लोग प्रसार कर सकते हैं। x माइनस 2 x माइनस 1 बड़ा ब्रैकेट बना लिया, 1 इंटू
देखते हैं क्या आएगा। 1 इंटू 1 तो ये है, और इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ये होना है। तो हम लोग चलते हैं आगे। -3 ब्रैकेट x प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2x प्लस 9 इंटू 1 और बराबर क्या है भाई, बराबर है 0। ये हमने क्या किया भैया, r1 के सापेक्ष प्रसार करना आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इम्प्लाई दैट हमें मिला x माइनस 2 और x माइनस 1, और फिर मिला यहाँ पर हम लोग इस 1 को जो बाहर लिखा हुआ है इसको तो लिखना बेकार है हमारे लिए, तो ब्रैकेट खोल देते हैं। -3x माइनस के 3 दूनी 6 माइनस के 2x और -9 बराबर 0। ये मिला हमें x माइनस 2 और x माइनस 1 और माइनस के 3 और 2 5 माइनस के 5x और 9 और 6 15 माइनस के 15 बराबर 0। यहाँ से -5 कॉमन आ जाएगा, -5 x माइनस 2 x माइनस 1 और -5 कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा x प्लस 3। अब ये -5 तो 0 है नहीं, लेकिन यहाँ अज्ञात राशि है, ये भी 0 हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। जब इनको हम लोग अलग अलग 0 रखेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0 इम्प्लाइज x बराबर 2 1 और x बराबर -3। तो इससे हमारे दोनों काम हो गए। ये दिख गया हमें x बराबर 2 समीकरण का मूल है, और शेष मूल कौन कौन से आए हैं, ये हैं। इस प्रकार x बराबर 2 समीकरण का मूल है, तथा अन्य मूल 1 तथा -3 हैं। ये हमारा आंसर हो जाता है। चलिए, अब तक हम लोग आव्यूह पूरा पढ़ चुके हैं, सारणिक के सभी गुणधर्मों का अध्ययन कर चुके हैं, उनके ऊपर आधारित सवालों को हल करना भी हमने सीख लिया है। इसके बाद हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पर सारणिक और आव्यूह के कुछ चीज़ें, कुछ गुण आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, कॉमन है दोनों में। उनको पढ़ने से पहले हम लोग सारणिक और आव्यूह के कुछ ऐसे गुणों की बात करते हैं जहाँ पर वो दोनों डिफरेंट है, अलग हैं, दोनों आपस में मेल नहीं खाते। जैसे हम लोग जानते हैं, आव्यूह को लिखने के लिए हम लोग इस तरह की लाइनों का सहारा लेते हैं जो आपस में सिरों पर ऊपर और नीचे मुड़ी होती हैं, जबकि सारणिक के लिए हम लोग सीधी खड़ी लाइनों का सहारा लेते हैं। सारणिक हमेशा खड़ी लाइनों के बीच में लिखा जाता है। दूसरी बात, आव्यूह के अंदर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होना जरूरी नहीं है, जबकि सारणिक के अंदर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या हमेशा ही बराबर होती है। तीसरी बात, इस सारणिक का प्रसार करके हम लोग इसका एक मान निकाल सकते हैं, जबकि इस सारणिक का कोई प्रसार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आव्यूह का प्रसार, इस आव्यूह का प्रसार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आव्यूह केवल अंकों या वस्तुओं को रखने की एक व्यवस्था का नाम है, उसका कोई अपना मान नहीं होता। यहाँ पर ये दोनों चीजें, आव्यूह और सारणिक, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में एक आव्यूह को हम सारणिक के रूप में बदल सकते हैं, और ऐसी स्थिति में उस सारणिक का हम प्रसार कर सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर कह रहे हैं प्रसार, लेकिन आव्यूह का नहीं। आव्यूह को सारणिक में बदलने के बाद हम उसका प्रसार कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हम लोग आगे जाते हैं। देखिए कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वर्ग आव्यूह का सारणिक।
यानी कि अगर कोई वर्ग आव्यूह अर्थात जिसकी पंक्तियों और स्तंभों की संख्याएं आपस में बराबर हैं, तो ऐसे आव्यूह का एक सारणिक होता है। इसमें लिखा गया प्रत्येक वर्ग आव्यूह के साथ एक व्यंजक अथवा एक संख्या संबद्ध की जा सकती है, जिसे हम वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। अब करेंगे कैसे? जैसे हमने लिखा यहाँ पर, ये एक वर्ग आव्यूह है n क्रम का, तो a के सारणिक को जब हम इसको सारणिक में बदलेंगे तो हम लोग उसको या तो DTA डिटर्मिनेंट A पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? डिटर्मिनेंट A, DETA ये लिखा हमने, या तो ऐसे लिखेंगे या A के दोनों तरफ खड़ी लाइनें लिख देंगे, या कभी कभी डेल्टा से भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इस वाले प्रतीक का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। सही मायने में हम लोग इसी तरह से लिख देते हैं या इस तरह से लिखते हैं। इस तरीके से हमने कहा कि अगर A बराबर AIJ ये n क्रम का वर्ग आव्यूह है, तो हम इसके डिटरमिनेंट को क्या करेंगे? जब हम इसको सारणिक में बदलने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बताया था कि आव्यूह में ये लाइनें मुड़ी रहेंगी, सारणिक में ये खड़ी रहेंगी। तो पहले जब तक ये आव्यूह था तो इसकी लाइनें ऐसे मुड़ी रही होंगी, लेकिन अब हम लोग इस आव्यूह A को सारणिक में बदल रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखिए खड़ी लाइनों का प्रयोग किया है। और जब हम लोग ऐसा कर देते हैं एक बार, तो हम इसका प्रसार भी कर सकते हैं। इसी पर आधारित एक उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पर लिखा यदि A बराबर 3, 1, 2, 5 है तो डिटर्मिनेंट A ये लिखा, और या डिटर्मिनेंट A, इसे भी ये डिटर्मिनेंट A सारणी के ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि ये जो हमने लिखा ये A, आप देख लीजिए यहाँ पर लाइनें जो हैं कैसी हैं, ये मुड़ी हुई हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ, तो इसका मतलब ये जो है ये एक आव्यूह है A। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इसे निकालिए, तो ये क्या है? ये डिटर्मिनेंट है। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि डिटर्मिनेंट केवल उसी आव्यूह का हो सकता है जो वर्ग हो। यहाँ पर क्या स्थिति है भाई, देखें 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं। इसका मतलब ये एक वर्ग आव्यूह है, और वर्ग आव्यूह है अगर, तो हम इसका क्या बोलते हैं? सारणिक ज्ञात कर सकते। चलिए यहाँ पर हम लोग इसका हल निकालते हैं। यहाँ हमने लिखा डिटर्मिनेंट A बराबर सारणिक A बराबर, अब क्या करेंगे हम लोग, जो आव्यूह हमारे साथ पास था इसी की लाइनों को हम दोनों तरफ खड़ा कर देंगे, 3, 1 and 2, 5। और जिस प्रकार से पहले हम सारणिक का प्रसार करते रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से प्रसार करेंगे। पहले इधर से इधर को गुणा, फिर इधर से इधर को गुणा। दैट मीन्स इट विल गिव यू 3 into 5 minus 2 into 1, that is 15 minus 2 is equal to 13. That's answer.